ये फिनिश है ना, इस फिनिश कर लो। नमस्कार, मैं डॉक्टर ओरेंद्र यादव। आज ऑनलाइन 10 दिवसीय वर्कशॉप में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। इस ऑनलाइन के संरक्षक हमारे परम मित्र डॉक्टर राजकुमार सर एवं इस 10 दिवसीय वर्कशॉप की अध्यक्षता कर रहे हमारे विद्यालय के प्राचार्य श्री गोपाल शरण राणा जी एवं इस विद्यालय के तमाम प्रबुद्ध शिक्षक साथी जो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसका सहयोग कर रहे हैं। आज का ये जो विषय है, विद्यालयी शिक्षा में भाषा की शक्ति एवं विविध सरोकार, यह बहुत ही बेहतरीन विषय है और मैं एक हिंदी शिक्षक होने के नाते एक बार पुनः मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर राजकुमार जी को, जो इन्होंने इस विषय का चयन किया। बात आती है भाषा की कि स्कूली शिक्षा में भाषा की क्या शक्ति है, क्या अहमियत है। तो मैं अपनी बात हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियों से करना चाहता हूँ, जिन्होंने लिखा है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं एक असुर। कहने का तात्पर्य कि हमारी जो कुछ भी स्थितियां हैं, हम वो अपनी भाषा के ऊपर ही निर्भर करती हैं। कहने का तात्पर्य, अगर हम अपनी बात की शुरुआत भाषा से करूं कि भाषा है क्या। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति तक पहुँचे, उसका जो माध्यम है वह भाषा है। मैं अपनी बातों को जो दूसरे तक पहुंचा सकूं, चाहे वो 2 माध्यम हो या 3 माध्यम हो, चाहे वो मौखिक हो, लिखित हो या सांकेतिक हो। लेकिन विषय है विद्यालयी शिक्षा में, तो विद्यालयी शिक्षा में हम 2 ही विषय पर चर्चा करते हैं, एक लिखित और दूसरा मौखिक। अब समस्या इस बात पर है कि बच्चे जब विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो उसके पहले का उनका भाषा का स्तर क्या है। हम सभी जान रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर ऐसे क्षेत्रीय शिक्षक को रखने की बात जो कही जाती है, उसके पीछे यही कारण रहता है कि उस आसपास के जो क्षेत्रीय शब्दावलियां हैं उससे प्रभावित होगा वह बच्चा। जब उसके क्षेत्र के आसपास की जो भाषाएं बोलने वाला व्यक्ति होगा, उसमें उस बच्चे का अधिगम और अच्छे तरह से होगा, जो प्रभावित होगा। एक बार अगर जब हम शिक्षक के स्तर की बात करें तो बहुत ढेर सारी बातें हम तब देखते हैं कि इसका विकास किस स्तर पर किया जाए। मैं अगर बात करूं प्राथमिक स्तर के बाद ऊपर उठ करके उच्च विद्यालय में या उच्चतर विद्यालय में जब पहुंचते हैं, प्रवेश लेते हैं बच्चे, तो उनके सामने एक बड़ी चुनौती हो जाती है कि इसमें हर्षई लगाना है कि दीर्घई लगाना है, हर्षों का प्रयोग होगा कि दीर्घों का प्रयोग होगा। यह एक विकट समस्या है जो आज के विद्यार्थियों में अधिकांश देखी जा रही है। मेरा कहने का तात्पर्य ऐसे विद्यार्थियों से नहीं है कि जो पढ़ने में कमज़ोर है, नहीं, वो पढ़ने में नहीं कमज़ोर हैं, बल्कि वो पढ़ने में अच्छे विद्यार्थी भी हैं, उनके अन्य विषयों पर अच्छी पकड़ है, ठीक ठाक पढ़ लेते हैं। हाँ, चाहे उनका साइंस के विद्यार्थी हों, चाहे आर्ट्स के विद्यार्थी हों, चाहे कॉमर्स के विद्यार्थी हों, अच्छे विद्यार्थियों में भी यह दिक्कतें आती हैं। जब यहाँ पर क्लास के दरमियान चर्चा होता है तो वे कहते हैं कि सर कहीं
कहीं न कहीं कमियां हुई, चाहे उनका जो समय था प्राथमिक स्तर से लेकर के मध्य तक वे नहीं सीख पाए। तो खैर उस कमियों पर हमें नहीं चर्चा करना है, चाहे जिस वजह से भी रहा हो, लेकिन मूल समस्या यह है कि यह जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, अगर ये समय से रहते ही न दूर हुई तो बच्चे चाहे इंटर नहीं बल्कि बीए ग्रेजुएशन स्तर तक भी पहुंच जाएं, पास आउट भी हो जाएं, लेकिन उनकी ये समस्या बनी की बनी रह जाती हैं। कहाँ पे हमें हर्षई का प्रयोग करना है, कहाँ पे दीर्घई, कहाँ पे दंत स है, कहाँ पे तालव्य स है, कहाँ पे मूर्धन्य स है, इन विषयों पर वे संशय में रहते हैं कि और समझ नहीं पाते हैं कि हमें कहाँ से किस शब्द का प्रयोग करना है, किस वर्ण का प्रयोग करना है। अगर भाषा का हम एक रूपरेखा में अगर हम इस व्याख्यान को अगर डिवाइड करें कि कई तरह के कौशल होते हैं जो भाषाई के स्तर पर श्रवण कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति का कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। पहला तो बड़ा ही सूक्ष्म है कि श्रवण कौशल। श्रवण कौशल का तात्पर्य ये हुआ कि अच्छे से सुनने की क्षमता भी जिस विद्यार्थी में होगी तो वो निश्चित तौर से उसकी भाषा भी समृद्ध होगी। अगर कहीं पर ये भी हो सकता है कि किसी शिक्षक के उच्चारण में कहीं कोई त्रुटियां हैं या उसके जीवा में या कहीं से भी किसी शब्द को या वो किसी अपने क्षेत्र विशेष से प्रभावित है तो वहाँ भी बच्चे का अधिगम प्रभावित होता है। उस परिस्थिति में कि जब वो शिक्षक या किसी भी प्रकार का भाषण या व्याख्यान सुन रहा हो और उसका उच्चारण सही न होने के कारण भी अधिगम प्रभावित होता है। इसके लिए मेरा सभी विद्यार्थियों से विशेष आग्रह है कि सबसे पहले आप बहुत ही चैतन्य होकर के गंभीरतापूर्वक बात को सुनने की क्षमता को आप विकास करें। आप सुने, धैर्य से सुने, उस बात को समझें कि इस कहने का भाव क्या है, व्यक्ति बात को किस भाव में कह रहा है, इस चीज़ को समझने की नितांत आवश्यकता है। दूसरे विषय पर आते हैं हम, मौखिक अभिव्यक्ति। तो मित्रों, मौखिक अभिव्यक्ति व्यक्ति के लिए बहुत ही बड़ा एक क्या कहा जाए, जो जिसे हम कहते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास में बहुत बड़ा रोल निभाता है। क्योंकि हम अगर कभी चर्चा करें इस पर तो आप भी जानते होंगे कुछ नेता ऐसे भी हैं जो हम सभी जान रहे हैं कि नहीं पढ़े लिखे तो बहुत कम हैं लेकिन भाषण बहुत अच्छा दे लेते हैं। फला व्यक्ति हैं, उनका बोलते बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि उनके अंदर भाषा की पकड़ अच्छी है, शब्दों का चयन अच्छा है, इसलिए वो अपने बातों को, अपने भाव और विचारों की अभिव्यक्ति बहुत ही अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। इसलिए बात होती है किस विषय पर कि जब हम जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उस विषय, उस बिंदु के जो शब्दों का चयन होगा वह अच्छा होगा तो निश्चित तौर से उसकी मौखिक अभिव्यक्ति बहुत ही बेहतर होगी। और तीसरी, पठन कौशल। विद्यार्थियों में अक्सर ये देखा जाता है कि अगर वो क्लास में खड़े होकर के किसी पाठ का वाचन करने के लिए कहा जाए तो बच्चे के ओठ कांपने लगते हैं, हाथ पांव कांपने लगते हैं, या तो यह ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने में बहुत कमज़ोर है या बहुत ही पीछे है, नहीं, बल्कि उसका इस चीज़ का विकास ही नहीं हुआ है। वो 10 लोगों के बीच में या 100 लोगों के बीच में खड़े होकर के बोलने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा है। यह उसके पठन कौशल को अगर हम सुदृढ़ करें, क्लास के बच्चों को खड़ा करके इस चीज़ को पढ़वाया जाए, बार बार वो पढ़े, तो निश्चित तौर से उसके अंदर की जो झिझक है वह दूर होगी और उसका पठन कौशल विकसित होगा। और अंतिम, लेखन कौशल पर अगर हम चर्चा करें तो ये बहुत ही बड़ा विषय है। लेखन कौशल को समृद्ध करना आज के बड़े बड़े साहित्यकारों को याद किया जा सकता है। अगर भाषा की बात किया जाए तो कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर कहा जाता था, यानी वाणी का तानाशाह।
जिस चीज़ को कहना चाहते थे, किस भाषा का है, किस चीज़ का है, किस जगह का है, उससे नहीं, बल्कि उस क्षेत्र में या उस भाव में जो सटीक लग रहा है उसका वो प्रयोग कर देते थे, जिसके चलते आज भी वो प्रासंगिक हैं, उनकी महानता है। अगर शब्दों का चयन की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद जी को याद कीजिए। अगर उनकी कहानियों को हम पढ़ते हैं, उनके उपन्यासों को हम पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे आसपास भी ये घटनाएं कहीं घटी हुई हैं जिसके हम भी प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने, उनकी जो भाषा पर पकड़ है, उनका जो उस पात्र के ऊपर कौन सा पात्र कौन सी भाषा का प्रयोग करेगा, एक पढ़ा लिखा पात्र है उसके लिए अलग शब्दावलियाँ, गांव का किसान है उसके लिए अलग शब्दावलियाँ, उसके खान पान, उसके रहन सहन का जो सजीवता से वर्णन उन्होंने किया है, जो कि शायद ही आज के नए साहित्यकारों में ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है, ये संभव नहीं लग रहा है। उनकी जब कहानियाँ, उपन्यास पढ़ने के बाद ऐसा इतनी आत्मीयता लगती है कि नहीं, ये घटनाएं कहीं हमारे आसपास हुई हैं, और जो भी है, जिस भाव में है, एक सहृदय पाठक पढ़ते ही उनकी कहानी और कविताओं में उनका मन भी उसी तरह से हो जाता है। बहुत ढेर सारे लोग हैं जो अगर ईदगाह की कहानियाँ पढ़ते हैं तो उनकी आंखें में आंसू पड़ जाती है कि एक छोटा सा बच्चा किस तरह से, एक छोटे से बच्चे के किस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ये मुंशी प्रेमचंद से ही कोई सीखे। तो मेरा विशेष आग्रह है छात्रों से कि हम सभी हिंदी भाषी क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं। बेहतर तब होगा जब हम एक हिंदी को सही से लिखना और सही से पढ़ना कम से कम बेहतर तरीके से जरूर जाने। ढेर सारे विद्यार्थियों को हमने ये भी देखा है, जिन शब्दों को सामने से देख भी रहे हैं कि हाँ ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन अगर वही शब्द वो लिख रहे हैं तो गलत लिख देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे ये चैतन्यता का भी अभाव है। हम जिन चीज़ों को देख रहे हैं वो ऐसे लिखा है, किसी स्कूल का नाम, किसी जगह का नाम, उसके बावजूद भी हम अगर लिखने के लिए अपनी कलम उठा रहे हैं तो गलत हो जा रहा है। तो आप थोड़ा सा अगर गंभीर होंगे तो निश्चित तौर से भाषा आपकी सुदृढ़ होगी और आप जीवन पर्यंत लाभान्वित होंगे। अगर भाषाओं की महत्ता का हम बात करें तो जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, हर लगभग बड़ी प्रतियोगिताओं में आपने देखा होगा कि एक निबंध का पत्र होता है, एक निबंध की परीक्षा होती है। निबंध लेखन में भी भाषा और शब्दों का चयन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी उसकी भूमिका है। अगर हम जब उस निबंध को लिखने वाला सभी अभ्यर्थी, सभी परीक्षार्थी एक ही विषय पर निबंध लिख रहे हैं, लेकिन सफल वही होता है जिसकी भाषा पर अच्छी पकड़ हो, जो अपने शब्दों का चयन उस भाव के अनुसार कर लिया, तो निश्चित है कि उसका निबंध और लोगों से अपेक्षा बेहतर होगा। तो लेखन कौशल की अगर हम कवियों में भी बात करें, एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, केशव प्रसाद। केशव प्रसाद अपने समय के बहुत ही बड़े पांडित्य थे। उनके जैसा विद्वान हिंदी साहित्य में पढ़ा लिखा कोई शायद ही था, लेकिन उन्होंने वो अपने जहाँ भावों की आवश्यकता है, उन्होंने अपने शब्दों में उस पांडित्य का प्रदर्शन करने की वजह से आज वो पीछे रह जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो शब्द, जैसा कि अगर एक उदाहरण के तौर पे हम बताएं आपको, गोस्वामी जी ने लिखा कि जब सीता माता भी राम और लक्ष्मण के साथ वन को जाने लगी तो वहाँ अयोध्या की जनता रोती और बिलाप करती थी। लास्ट में उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया कि ठीक है, ये दोनों भाई जा ही रहे हैं, लेकिन माता क्यों जा रही हैं। और उसी प्रसंग को केशव प्रसाद लिखते हैं कि श्री राम और लक्ष्मण के बीच में सीता माता जा रही हैं, बहुत ही सुशोभित हो रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। कहने का भाव, जैसा कि हम सभी एक ऐसे समाज से जुड़े हुए हैं जहाँ पर आज भी देखते होंगे कि गांव की जब किसी लड़की या बेटी की जब विदाई होती है तो उस घर की छोड़िए, उसके आसपास की भी महिलाएं रोना शुरू कर देती हैं।
रोने लगती हैं। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि कौन सी परिस्थिति, कौन सी स्थिति है, उस हिसाब से, उसके भाव के हिसाब से शब्दों का चयन होना चाहिए। भाव हमारा अगर उत्साह का है, उल्लास का है, तो इस तरह के शब्दों का चयन हो। अगर भाव मेरा किसी दुख या गंभीर दुखद बात है, तो हमारा भाव और के अनुरूप ही शब्दों का चयन होना चाहिए, तभी हमारी भाषा जाकर के सुदृढ़ होगी। विद्यालय में शिक्षा जो दी जा रही है, वह भाषा आज प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से विद्यार्थी भाषाओं पर कम बल्कि अपने अन्य विषयों पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। बेशक है, आप दीजिए, लेकिन आप भाषा को सही केवल जानते रहिए। शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना कम से कम जानना आपके लिए नितांत आवश्यक है। कहने का भाव मेरा यह है कि अगर आपके मन में शब्दों का चयन और आपके अपने भावों की अभिव्यक्ति, अगर आपके मन में कोई पीड़ा है या आपकी खुशी है, आप अपने शब्दों में जितना सुंदर तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, उतना किसी अन्य सीखी हुई भाषाओं में नहीं कर सकते हैं। तो हम सभी हिंदी भाषी क्षेत्र के रहने वाले लोग, मेरा पुनः एक बार निवेदन है सभी विद्यार्थियों से, सभी इस ऑनलाइन वर्कशॉप से जुड़े हुए सभी हमारे साथी मित्र बंधुओं से, कि अपने आसपास या अपने परिवेश में हिंदी के प्रति लोगों को शुद्ध लिखना पढ़ने के लिए ज़रूर प्रेरित किया जाए, ताकि हमारे आने वाले भविष्य, आने वाले बच्चे अपने मातृभाषा, अपनी जो मूल भाषा हिंदी है, उससे परिचित रहें और एक अच्छा नागरिक बनने में सहयोग करें। मैं अपनी बात को विराम करता हूं और एक बार पुनः इस वर्कशॉप के संरक्षक मित्र डॉक्टर राजकुमार सर को तथा इस सहयोग से विद्यालय के सभी शिक्षक बंधुओं का आभार प्रकट करते हुए, तथा जो भी लाइव हैं, जुड़े हुए हैं, उन सभी को धन्यवाद करते हुए अपनी बात को विराम करता हूं। जय हिंद।